नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2012 के नवंबर की बात है। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शामिल नितिन गडकरी का एक गांव में कार्यक्रम निर्धारित हुआ। चर्चा फैली कि नितिन गडकरी मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं और भाजपा के जो नामचीन चेहरे हैं उनके द्वारा नहीं बुलाए जा रहे, किसी नए युवक के द्वारा बुलाए जा रहे। वो रैली हुई, सफल रैली हुई। उसके बाद आशीर्वाद बैंकेट हॉल में एक कार्यक्रम था छात्रों का। उसमें एक संघ के बड़े पदाधिकारी भी थे। मुझे भी मुख्य वक्ता के रूप में उसमें बुलाया गया था। सामने की पंक्ति में भाजपा के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और बहुत सारे दिग्गज नेता मौजूद थे। उन्हीं बीच एक नौजवान वहां मौजूद थे जिनके बारे में बताया गया यही हैं जिन्होंने नितिन गडकरी की रैली कराई। मुजफ्फरनगर में फिर दंगा हो गया सितंबर 2013। वही नौजवान गांव गांव घूम घूम कर लोगों के लिए मदद उपलब्ध कराने लगा। गांव गांव घूम घूम के उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने लगा। 2014 आ गया। उस समय देश में परिवर्तन की लहर चल रही थी। नरेंद्र मोदी के रूप में एक नया चेहरा उभर के आया था। गुजरात मॉडल उनके साथ था। ये एक परिकल्पना थी कि गुजरात में विकास की गंगा बहाई है, एक नया प्रदेश बनाया है। ये व्यक्ति आएगा तो देश में निश्चित रूप से कुछ अच्छा और बहुत अच्छा करेगा। भाजपा की सूची जारी हुई तो उस अप्रत्याशित रूप से उस सूची में उसी नौजवान का नाम प्रत्याशी के रूप में शामिल था जो नौजवान लगातार गांव गांव घूम रहा था। मोदी लहर थी, चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए और चुनाव भी अप्रत्याशित रूप से देश में जो टॉप 3 अंतर से चुनाव जीते उसमें जीते। कालांतर में वो व्यक्ति सांसद बने, मंत्री बने। मंत्री बन के उस आदमी का सामाजिक पहचान बननी शुरू हुई। तब भी एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बहुत ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा व्यक्ति होगा। धीरे 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 वो व्यक्ति छाना शुरू हुआ। उस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर में सांसद की परिभाषा बदली। सांसद कोई सड़क, पुलिया, नदी, नाले, एनएच बनाने की कल्पना करेगा, ये उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे स्थिति यह बनी कि वो व्यक्ति अपने आप को स्थापित करने लगा। उस व्यक्ति के यहां शनिवार इतवार को जब वो आने लगे तो भीड़ आने लगी। आलोचक कहते थे कि सत्ता की भीड़ है, लेकिन सत्ता की भीड़ भी इतने लंबे समय किसी के पास नहीं जाती जब तक वहां से कोई अच्छा उपलब्धि ना प्राप्त हो, वहां से कोई ऐसी चीज ना हो, कोई समस्या का हल ना हो। 2019 आ गया। 2019 में फिर एक ऐसी स्थिति मुजफ्फरनगर में स्थापित हुई कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष का एक ऐसा मजबूत गठबंधन बना। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके साथ रालोद और कांग्रेस, सभी क्षेत्रीय दल, सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए। लगा अब तो बाढ़ आ जाएगी भाजपा को उखाड़ फेंकने वाली। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, किसानों के सबसे बड़े नेता जिनके बारे में किसी को संशय नहीं हो सकता कि उनकी टक्कर का कोई व्यक्ति हो सकता है और इतने बड़े गठबंधन से वो चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को अपने लिए प्रत्याशी खोजना भी मुश्किल होगा। ऐसे में उम्मीद थी कि जो व्यक्ति अब तक सांसद रहा है वो भी शायद दोबारा ये गलती नहीं करेगा कि सांसद के रूप में टिकट मांगे। लेकिन उन्होंने टिकट मांगा। सभी का आकलन था, सभी राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे कि ये इस व्यक्ति ने गलती की है और इनका 5 साल का ही कार्यकाल था, यही इनका राजयोग था और यही समाप्त हो जाए। जब 19 के चुनाव का परिणाम आया तो पूरा देश आश्चर्यचकित था कि इतने विशाल गठबंधन के सामने इस व्यक्ति ने राजनीति के इतने कद्दावर हस्ताक्षर को पराजित कर दिया, वो भी मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर जहां सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस के बाद तो कुछ बचना नहीं था। आप इतने परिचय के बाद समझ गए होंगे कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। जी हां, आपका आकलन बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान की। डॉक्टर संजीव बालियान का रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। संजीव जी, राजनीति में और अधिकारियों के बारे में सामान्यतः मैं कभी बहुत अच्छी बात नहीं कहता हूं। मेरा मानना होता है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी
यदि अच्छा कर रहे हैं, यदि ईमानदारी से अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं, तो वो समाज पे एहसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब वो शपथ लेते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो वो एक संकल्प लेते हैं कि ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। लेकिन 8 साल के आपके लंबे कार्यकाल में मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ तो बात संजीव बालियान में ऐसी है जो पहले के सांसदों से संजीव बालियान को अलग स्थापित करती है। मुजफ्फरनगर राजनीति के रूप में एक बहुत बड़ी एक ऐसा स्थान रहा है जिसमें राजनीति में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। मुजफ्फरनगर में स्वर्गीय विद्याभूषण रहे हों, वीरेंद्र वर्मा जी रहे हों, नारायण सिंह जी रहे हों, मुनव्वर हसन रहे हों, या ऐसे और कद्दावर नेता रहे हैं जिनका एक अपना मुकाम रहा है। हरेंद्र मलिक रहे हों, नकली सिंह रहे हों, वीरेंद्र सिंह रहे हों, ये कुछ लोग ऐसे गिने चुने हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर में अपने आप को राजनीतिक रूप से जनाधार वाले नेता स्थापित किया है। उस श्रृंखला में आपके बारे में भी लोगों की मानना है कि संजीव बालियान भी जनाधार वाले नेता हैं जो पार्टी से इतर अपना जनाधार बनाने में सफल हुए हैं। आप आज देश में नेशनल मीडिया हो, टीवी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी में आपको बुलाया जाता है। पता लगे कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान है तो नेशनल चैनल भाग के वो भी लेके आते हैं। दिल्ली में हो तो आप इस समय गाजीपुर में तो यहाँ, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपको हमारे शो में बुलाया जाता? आज क्या 2014 से पहले आपको कल्पना थी कि राष्ट्रीय स्तर के सभी मीडिया, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, स्थानीय हो, वो मीडिया आपको बुला रही? क्या 2014 से पहले कल्पना थी? राष्ट्रीय मीडिया अपनी जगह है, अगर पूछ लेंगे मीडिया राष्ट्रीय मीडिया से बड़ी बात है। अनिल रायल एक ऐसा नाम है इस मुजफ्फरनगर जनपद में पत्रकारिता में कि दूसरा नाम नहीं हो सकता। और अनिल रायल जैसा व्यक्ति अगर कोई 2 शब्द भी अच्छे कहे तो उनका महत्व मुझे लगता है कि देश के सबसे बड़े पत्रकार से बड़ा है मेरी नजरों में। धन्यवाद, ये आपकी बात है। संजीव जी, आपसे राजनीतिक चर्चा शुरू करें उससे पहले 2014 से लेकर 2022 तक संजीव बालियान ने क्या किया, संजीव बालियान क्या कर रहे हैं, सब जानते हैं। 2014 से पहले संजीव बालियान के जीवन की क्या जर्नी है, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में भी जानकारी हो। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, शिक्षा के बारे में, जो पिछली जानकारी है कुछ ना कुछ जरूर शेयर करें। देखिए, गांव से चला था, कुटबा कुटबी से। आपके यहीं एक छोटा सा गांव है। गांव से चलने के बाद जब मैंने 10वीं की पढ़ाई यहीं चौधरी छोटराम इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से की, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली से होते हुए हरियाणा। और मूल रूप से आप कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मैंने BVSC, MVSC और PhD, मेरे करीब 15 साल लगे मुझे इस लंबे सफर में। और वहीं छात्र राजनीति की शुरुआत की, विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा, और विद्यार्थी परिषद से अलग भी मैं पूरे हरियाणा की छात्र राजनीति में लगातार एक हिस्सेदारी की, आप कह सकते हैं। छात्र राजनीति में जब भी हरियाणा की छात्र राजनीति का कहीं जिक्र होगा तो छोटी मोटी जगह कोई मेरी भी जरूर होगी। और 2004 तक मैं, सन 1989 से 2004 तक 15 साल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में रहा। और शायद ही किसी व्यक्ति के लिए 15 साल यूनिवर्सिटी में रहने वाले देश में शायद ही आपको कुछ लोग मिलेंगे। उसके बाद करीब 2 साल का समय अमेरिका और कनाडा गुजारा। थोड़े दिन के लिए मैं अमेरिका रहा, फिर कनाडा रहा। और 2006 के बाद वापस मैं अपने, जो मेरा क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मेरठ हमारा सबसे बड़ा जनपद है, मेरठ आके मैंने काम की शुरुआत की। और साथ के साथ आप कह सकते हैं कि मेरठ में चूंकि छात्र राजनीति का गढ़ है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो दोबारा एक बार उसमें सक्रियता रही, माध्यम अलग अलग रहे, उसमें विद्यार्थी परिषद भी रहा। और एक कह सकते हैं उस समय में फ्रीलांसर था, अन्ना हजारे के आंदोलन से भी जुड़ता था, और कई बार किसान यूनियन के आंदोलन होते थे उनमें भी जाता था, या देश के अलग अलग कोने में कहीं ऐसी थी। तो एक कह सकते हैं कि सक्रिय राजनीति में नहीं था, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में लगातार मैं सक्रिय रहा। और भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता आप कह सकते हैं कि 2010 के करीब मैं वापस मुजफ्फरनगर आया। 2006 से 10 का समय मैंने मेरठ गुजारा, तो आना जाना तो था। 2010 में वापस अपने शहर मुजफ्फरनगर आया। और मेरा आना भी कोई राजनीतिक नहीं था। मेरा आना, मैं रियल एस्टेट का काम करता था। मेरा आना ये था कि मैं एक कॉलोनी मुजफ्फरनगर में बनाऊं। उस समय सोच थी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में बनाऊं। और जब मैं 2010 में वापस मुजफ्फरनगर आया और यहाँ के हालात जो देखे मैंने, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी थी या राजनीतिक लोग थे उस समय जो थे 2010 में, तो एक तरह से एक सिंडिकेट था। वो सिंडिकेट राजनीतिक नेताओं का और ब्यूरोक्रेसी का
एक ऐसा सिंडिकेट था कि जिसमें एक तरह से आप कोई भी काम करने वाला व्यापारी हो, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो या कोई भी अलग सा काम करे, उसको अपने ट्रैप में फंसाना और कहीं ना कहीं उसका शोषण करना। उस समय हालात ये थे, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार थी, बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद थे, एक आप कहिए, तो उस ट्रैप में एक तरह से मुझे फंसाया गया और पीड़ित किया गया। उस समय एक मन में पहली बार ये भावना आई हालात देखते हुए कि नहीं, मुजफ्फरनगर की राजनीति को दलाली से बाहर निकालने का एक प्रयास मुझे करना चाहिए। तो शायद अगर उस समय जो एक तरह से उत्पीड़न हुआ मेरा, चाहे वो उसमें राजनीतिक नेता भी शामिल थे और उसमें मुजफ्फरनगर की ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, अगर वो ना होता तो शायद मैं राजनीति में आने का निर्णय ना लेता। तो 2010 में वही एक कारण रहा कि मुजफ्फरनगर में जो हालात थे कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और राजनीति को एक अलग दिशा में मुजफ्फरनगर की लेकर जाना चाहिए, जहाँ दलाली या थाना और कोर्ट कचहरी से अलग भी कुछ काम है। वो वही कारण रहा कि 2010 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ और उस आगे की यात्रा आपने मेरी बताई है, उस आगे की यात्रा यही रही है। ये जो आपने नेताओं का और अफसरों के गठजोड़ की बात की है, शायद उस बारे में बता रहे होंगे जो एमडीए ने छापेमारी की थी और वसूली टाइप की थी, उससे अभिप्राय है? बिल्कुल, जब आपने वो भी था और बहुत से कारण थे। संजीव जी, परिवार के बारे में भी बताइए कि शायद परिवार में 2 बेटियां हैं, भाभी जी क्या करती हैं? वो भी डॉक्टर हैं? जी, वो भी वेटरनरी डॉक्टर है, 2 बेटियां हैं और दोनों बेटी पढ़ती हैं अभी, दिल्ली रहती हैं दोनों की दोनों। और छोटा भाई है, प्रोफेसर है मेरिट यूनिवर्सिटी में, आप जानते ही हैं, सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। माँ और पिताजी अभी गांव में ही हैं, कभी गांव में कभी मुजफ्फरनगर, और बस यही परिवार है। और मेरे ताऊ जी थे, उनके बेटे हैं, 2 भाइयों की कोरोना में डेथ हुई है, 2 भाई अभी गांव में ही रह रहे हैं परिवार में। यही एकमात्र परिवार की वो है जो साधारण सा किसान परिवार होता है, आप ये कह सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल साधारण किसान परिवार ये कह सकते हैं आप। फिलहाल आप गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में 7वें चरण में मतदान है। जी, वहां माना यह जा रहा है कि गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। पहले गाजीपुर की चर्चा कर रहे हैं। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीट हैं, क्या स्थितियां हैं? साथ में आप भारतीय जनता पार्टी को किस स्थिति में पा रहे हैं? देखिए, जब मैं यहाँ आया तो मैंने, जब गाजीपुर का मेरे पास फोन आया 20 तारीख को, तीसरे फेज के बाद, तो आप मुझे कहाँ गाजीपुर भेज रहे हो, ज्यादा दूर है, करीब 850 किलोमीटर है शायद मुजफ्फरनगर से। तो कह लगा, तो मुझे मैसेज मिला कि नहीं, वहां चैलेंज है और आपको चैलेंज में रहना है। मैंने कहा 3 फेज तो चैलेंज में पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकाल दिए, अब तो कहीं अच्छी जगह भेज दो। तो मुझे कहा गया नहीं, आप गाजीपुर ही रहना है। तो वाकई आपकी बात ठीक है कि चलने से पहले मेरी भी सोच ये थी कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो है पूर्वांचल के, चाहे गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो या आसपास का क्षेत्र, शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने बेहतर नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा, जब मैं गाजीपुर में करीब 21 तारीख के करीब गाजीपुर में मैं आया, तो ये 7 सीटों में जब मैंने आकलन किया अपने तरीके से, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का हमारा आकलन करने का तरीका है, चूंकि यहाँ से ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ अफजाल अंसारी सांसद हैं, उनके एक भतीजे भी यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो फाइट अच्छी आप कह सकते हैं। लेकिन जैसा गाजीपुर के बारे में मैं सोचता था, जो मेरी सोच थी, गाजीपुर का नाम हमेशा, जिस तरह से हमारे मुजफ्फरनगर का नाम माफिया से और क्राइम से जोड़ा जाता था, इसी तरह से गाजीपुर के बारे में मैं सुनता आया था लगातार कि गाजीपुर का मतलब माफिया से जोड़ा गया। लेकिन मुझे आके बिल्कुल अलग, यहाँ की स्थितियां बिल्कुल अलग लगी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मुझे बहुत बेहतर लगी। जब मैंने अपने कुछ मित्रों को पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस बारे में कहा कि नई स्थिति बेहतर है, तो शायद मुझे लगता है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कोई मेरी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं करेगा। मैं गाजीपुर में तो नहीं कह सकता है कितनी सीट आएगी, लेकिन गठबंधन को हम, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन को गाजीपुर में हम निश्चित रूप से हराएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, उनसे ज्यादा सीटें लेकर हम गाजीपुर से जाएंगे। हार जीत तो 10 मार्च को ईश्वर के अधीन है किसकी होगी, लेकिन निश्चित रूप से आपने मेहनत की है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है कि संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से आकर यहाँ प्रवास किए हुए हैं, तो वहां वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर गाजीपुर में जाके संजीव बालियान कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी मानिए, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मेहनत तो आपने की है, तो ये तो लग रहा है। लेकिन जीत हार किसकी होगी ये तो शायद 10 मार्च को ईश्वर के अधीन है किसकी होगी। बहरहाल, बिल्कुल। अब चलते हैं वापस पश्चिम उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, जहां के हम लोग हैं, जहां के लोगों को उत्सुकता है। किसान आंदोलन हुआ 13 महीने, आपके क्षेत्र के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे,
और खास तौर से वो किसान बैठे जो आपकी खाप से जुड़े हुए थे, जहां से आपका आत्मीयता संबंध था, जिस खाप के लोगों ने चौधरी अजीत सिंह जैसे राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित नेता के बावजूद भी आपके पक्ष में जमकर मतदान किया, वो लोग वहां बैठे थे। उनमें भी राकेश टिकैत वहां अगवा थे। राकेश टिकैत आपके चुनाव से पहले 2019 के पहले तक राकेश टिकैत आपके अभिन्न मित्रों में माने जाते थे और लगातार यह माना जाता है कि संजीव बालियान राकेश टिकैत एक ही हैं। उस स्थिति में पहला सवाल कि आपको किसान आंदोलन, किसान बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सच ये है कि 13 महीने काफी कठिन थे। आपने ठीक कहा कि मित्र भी हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी मित्रता समाप्त हुई है। मित्रता तो है, वो शायद पूरी उम्र रहेगी। हम एक ही जगह पैदा हुए हैं और राजनीति से अलग भी हमारे संबंध है और आगे भी रहेंगे। राजनीति अपनी जगह है, वो चलता रहता है। तो 13 महीने मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफी कठिन थे, क्योंकि उस क्षेत्र में कई किसान थे जिस क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, और अगर आपकी सरकार के खिलाफ वो हैं तो वाकई एक मुश्किल की घड़ी आपके लिए है। हाँ, ये मुश्किल की घड़ी उस समय समाप्त हुई जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं। देखिए, अगर ये कहें कि कृषि कानून में कुछ कमी थी ना, तो मैं पहले ढूंढ पाया ना मैं ढूंढूंगा। वापस लिए, वो भी किसानों के दबाव में, किसान के कहने से प्रधानमंत्री ने लिए। और ये सच बात है कि शायद हम अपनी बात कह नहीं पाए, क्योंकि बिल में तो ज्यादातर बातें वही थी कि जो किसानों की पहले कभी डिमांड रही होंगी। लेकिन ये भी सच है कि नहीं समझा पाए तो वापस लिए, तो प्रधानमंत्री ने अच्छा किया। लेकिन वाकई मेरे लिए 13 महीने मुश्किल के थे, जब हमारे लोग वहां गए और जो लोग आपको हमेशा आपके साथ खड़े रहे राजनीति में और वो आपके पक्ष में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कष्ट होना स्वाभाविक था और समस्याएं रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राकेश टिकैत आपके निकटतम लोगों में थे। वहां जो लोग बैठे थे आपके गांव क्षेत्र के लोग थे। जब परिवार के लोग सामने होते हैं तो सबसे कष्टप्रद स्थिति होती है। वो 13 महीने निश्चित रूप से आपके लिए कष्टप्रद रहे होंगे। आज उसके बाद राकेश टिकैत से, किसान यूनियन से समाज की स्थिति कैसी है? देखिए, मेरे संबंध, व्यक्तिगत संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, किसान आंदोलन के बाद हमारा मिलना जुलना उतना नहीं रहा किसान आंदोलन की वजह से, जैसे पहला होता था। हर महीने 2 महीने में हम मिलते थे, मैं सिसोली जाता था, वो कभी दिल्ली आते थे। तो वो एक मिलने जुलने की दूरी जरूर बनी है और वैचारिक मतभेद आप कह सकते हैं हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। लेकिन मेरे व्यक्तिगत संबंध, चूंकि उनके बड़े भाई नरेश टिकैत जी खाप चौधरी हमारे, वो सम्मान जो पहले मेरी नजरों में उनका था वो आज भी सम्मान है। और राकेश भाई से भी मेरे जैसे आत्मीय संबंध व्यक्तिगत रूप से पहले थे, वही आज है। मैं भी उनका सम्मान करता हूँ और वो भी लाड करते हैं, चूंकि वो बड़े हैं। तो बड़े तो हमेशा लाड करेंगे, सम्मान तो ऐसा छोटों को करना है। हाँ, लेकिन समस्याएं रही हैं और वो पूरी तरह से अभी दूर नहीं, ये कह सकते हैं। इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि हम सब नॉर्मल होंगे और शायद हमारे संबंध और बेहतर हो पाए इस चुनाव के बाद। संजीव जी, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार की जी। तरफ से बहुत लोग इस बीच में लगे जो इस मामले को खत्म करते थे। आपको उस कमेटी से, उसमें कृषि मंत्री जी भी रहे, पीयूष गोयल साहब भी शामिल हुए, बाद में गृह मंत्री जी को भी शामिल किया गया, पहले प्राथमिक चरण में मुख्यमंत्री जी भी आए, सुरेश राणा जी भी आए। क्या आपको नहीं लगता कि यदि स्थानीय सांसद होने के नाते, उस खाप से जुड़ा होने के नाते, यदि संजीव बालियान को अगवा रख के इस फैसले को करने की कोशिश की जाती तो 13 महीने शायद इस मामले को न टलता और इसका हल पहले निकल सकता था? देखिए, ये निर्णय तो लेना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं भाई साहब, अनिल जी, कि शुरुआत में पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमिका इस आंदोलन में बिल्कुल भी नहीं थी। शुरुआत में इसमें भूमिका पंजाब की थी, या पंजाब के साथ हरियाणा जुड़ा था। प्रतीकात्मक रूप से हम लोग जुड़े हुए थे। सिर्फ राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर गए थे और उसके अलावा कोई बड़ी भूमिका पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस आंदोलन में नहीं थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमिका इस आंदोलन में आप कह सकते हैं कि जब वो लाल किले का कांड हुआ, उसके बाद जो जिस तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंदोलन ज्यादा फैला। उससे पहले शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना आंदोलन नहीं था, ना इतनी प्रभावी भूमिका में भारतीय किसान यूनियन थी। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन प्रभावी भूमिका में इस आंदोलन में आई, फिर राकेश टिकैत इस आंदोलन का चेहरा बने। लेकिन 28 जनवरी से भी वो मामला अक्टूबर नवंबर तक आके खत्म हुआ, तब भी बहुत लंबी अवधि थी। अगर जनवरी के बाद भी, जिस रात में राकेश टिकैत वाला वो प्रकरण हुआ था, जिसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने भी लिख के दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राकेश को हटाने की स्थिति है कि
1 घंटे में 15,000 की भीड़ पहुंच जाती है। उस स्थिति में क्या कहीं नीतिगत निर्णय में गलती नहीं रही कि संजीव बालियान का उपयोग किया जाना चाहिए था? अनिल भाई, क्या मैं अपनी पार्टी के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर सकता हूँ? मेरा काम तो यही जो है। मेरे नेता है मेरा उनका निर्णय रहा है, जो भी निर्णय रहा हो। मेरा मीडिया का तो काम आप यही है कर कि सकते हैं, मैं नहीं। आप कर सकते हैं, मैं नहीं। और फिर उस समय दूरियां इतनी हो गई थी कि अगर हम वैसे भी बात करते, उस समय एक आंदोलन में स्थिति ऐसी थी 26 जनवरी के आसपास, कि हम व्यक्तिगत रूप से भी, अगर मैं राकेश टिकैत जी या कोई बात करता, तो उस बात को शायद हो सकता है एक अलग तरीके से सरकार में या लोगों के बीच में एक अलग मैसेज जाता, शायद वो उतना बेहतर न रह पाता। हो सकता है पहले हम लोग व्यक्तिगत संबंधों के हवाले से बात कर सकते थे, लेकिन उस समय तनाव इतना ज्यादा था कि शायद मेरे ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते थे और उन लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते थे। इसी किसान आंदोलन के बीच में किसान यूनियन ने घोषणा की कि जनप्रतिनिधि गांव में नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि सिसोली में उमेश मलिक जी गए थे, उनके साथ एक घटना हुई। घटना के विरोध में आप, उमेश मलिक जी और बाकी जनप्रतिनिधि भोराकला थाने पहुंचे थे। आपने बहुत मजबूती के साथ वहां गुस्से में बात कही थी कि कल से कानून का राज स्थापित होगा और कल से इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। उसके बाद आप जानते हैं कि गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आप केंद्र में आप हैं, प्रदेश में आप हैं, जिले में शासन आपका है, उसके बावजूद भी जिन लोगों ने विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया हो, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो उसका क्या लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? देखिए, कई बार कुछ निर्णय पॉलिटिकल होते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हमें लगता है बहुत बुरा मुकदमा दर्ज हुआ, जो भी हुआ वो गलत था, सबने उसको एक तरह से पूरे जनपद में सभी व्यक्तियों ने उसे गलत कहा और गिरफ्तारी नहीं हुई। शायद इसमें हो सकता है मेरी उमेश मलिक की भूमिका हो कि हम ना चाहते हों कि आपस में दूरी इतनी ज्यादा बढ़ जा, कई बार मतभेद तो हो जा, मनभेद ना हो, और वो मनभेद होने के बाद कभी दूर नहीं होते। तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। कई बार राजनीति में कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं कि एक ऐसा मैसेज ना जाए, और आपस की बात है, कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जाकर निम्न लोग महसूस करें कि इन्होंने गलत किया। हमारा मकसद उन्हें बताना था कि आप लोगों ने गलत किया। उसमें कुछ युवा ऐसे भी हैं जिनके मुकदमा दर्ज हुआ कि शायद वो सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, या कई युवा हैं, चूंकि मेरे से कई लोगों ने बात की, उन्होंने कहा इन बच्चों के ऊपर मुकदमा उनका भविष्य खराब हो सकता है। तो मुझे लगा हो सकता है कि बेकार में या से आए हों, हैं तो अपने ही, पहले भी हमारे साथ रहे, आगे भी रह सकते हैं। तो कई बार अपनों के साथ उस तरह का गुस्से में हो जाता है, लेकिन मुझे भी लगा कि नहीं, शायद ये ठीक नहीं रहेगा कि ये जेल जाए और उनका भविष्य खराब। ये आपका निर्णय निश्चित रूप से समाज हित में अच्छा निर्णय माना जा सकता है, पर हर निर्णय का दूसरा भी पक्ष होता है। एक पक्ष का यह भी माना जा सकता है कि जो आपका आम कार्यकर्ता था, जिसको आपके और उमेश जी की नीतिगत राजनीतिक नीति का फैसले का नहीं पता हो सकता, उसमें एक नेगेटिव मैसेज भी जाता है कि हमारी सरकार में हमारा विधायक पे पिट रहा है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कार्यकर्ताओं में नकारात्मक संदेश गया होगा? ऐसी और भी कई घटनाएं रही हैं। आप भी महसूस कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में जब आप पूर्ण बहुमत से थे, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई। शहर कोतवाली में पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ हुई, शहर सिविल लाइन थाने में हुई, मंडी में हुई, अन्य जिले में हुई, एक भाजपा के पदाधिकारियों के साथ भी हुई, लेकिन उसमें वो प्रभावी कार्रवाई जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में एक निराशा का भाव रहा। आपके जनप्रतिनिधियों के बारे में सामान्यतः यह स्थिति है, आपको छोड़कर आपके बारे में कार्यकर्ता का कहना यह है कि यदि संजीव बालियान को हमने फोन किया तो 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, संजीव बालियान का कॉल बैक आ जाता है कि भाई क्या बात थी। लेकिन सामान्यतः यह दूरी रही। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कारण इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी परिणाम में प्रतिकूल असर डाल सकते हैं? शहरी क्षेत्रों में या भाजपा के आधार वोटरों में मतदान के प्रति जो उत्साह कम बताया जा रहा है, जो पहले मतदान से घटा हुआ मतदान माना जाए, इसका एक कारण हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से हमने अपना निर्णय लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से उस समय निराशा रही होगी इस बात को लेकर। जिनके साथ जो और लोग इन्वॉल्व थे उनमें भी निराशा हुई। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया कि कई बार कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, उन्हें सोच समझ के लिए। हाँ, कार्यकर्ताओं की भावनाएं अपनी जगह ठीक है, और जो आपने कुछ बातें बताई हैं, मैं भी उन बातों से भी सहमत हूँ
कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारी लीडरशिप इस बात को कहने लगती है कि नहीं, जहां कार्यकर्ता और अधिकारियों की बात आई तो कई जगह हम लोगों को पीछे कदम उठा खींचने पड़े, मैं कह सकता हूं। और जहां तक बात है वोटिंग परसेंट, ये थी समस्याएं चुनाव जब शुरू हुआ उस समय तक। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ और चुनाव जो 15-20 दिन चला, उसमें जैसे एक परिवार में नाराजगी दूर होती है, इस तरह से प्रयास हुए, नाराजगी दूर भी हुई है। और मैं समझता हूँ वोटिंग परसेंटेज को इतनी ज्यादा कम भी नहीं हुई मुजफ्फरनगर में कि बहुत से कार्यकर्ता जो विधायक से नाराज थे वो मेरी बात से मान गए, जो मेरे से नाराज था वो योगी जी की वजह से मान गया, और जो यहाँ से नाराज था वो मोदी जी की वजह से मान गया। आखिर में मुझे ऐसा लगता है कि मान सब गए, कहीं ना कहीं सोचा कि हाँ कुछ कमियां रही हैं, लेकिन कुछ कमियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से बेहतर सरकार किसी की नहीं रही। तो ये समझते हुए आखिर में मान सब गए भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के पीछे संघ का एक बहुत बड़ा कैडर है जो भाजपा के चुनाव को बूथ स्तर तक मैनेज करता है। 2014 के बाद भाजपा एक नए कलेवर में आई और अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी में एक नई परंपरा शुरुआत की। मैंने पहले कभी डिबेट में इसको कहा तो बहुत लोगों को इसको लगता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि अमित शाह जी ने पन्ना प्रमुख तक की स्थितियां पैदा की कि एक आदमी केवल 60 वोटों तक टारगेट करेगा, सांसद भी पन्ना प्रमुख, विधायक भी पन्ना प्रमुख, जिला अध्यक्ष भी पन्ना प्रमुख। जो एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका असर ये रहा कि केवल 60 मतदाताओं तक एक व्यक्ति को संवाद के लिए किया, जिसका प्रतिफल होता था कि भाजपा 40 और लोकसभा चुनाव में 2019 में 50% वोट लेने तक पहुंची है। आपका कार्यकर्ता बूथ पर सबसे सक्रिय रहता है, संगठन के रूप में आप सबसे मजबूत रहते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय देव तुल्य बताते हैं, उसको आभा मंडल करते हैं, बूथ अध्यक्ष को भगवान की तरह बताया जाता है। लेकिन 5 साल जब आपकी सत्ता रही, आपके देव तुल्य कार्यकर्ता कहीं पूर्वांचल के जिले में टॉयलेट साफ कर रहे थे, कहीं वो पिट रहे थे, कहीं वो धरने पर बैठ रहे थे, कहीं अपने मुकदमे लिखवाने पड़ रहे थे, कहीं बूथ से लिस्टों में नाम आपके गायब हो गए। आपको नहीं लगता कि चुनाव परिणाम पर इसका प्रतिकूल असर हो सकता है? देखिए, जो आपने कहा, अमित शाह जी ने इस पार्टी को नए तरीके से उत्तर प्रदेश में बनाया है कि शायद उन्हीं का सबसे बड़ी मेहनत थी या उन्हीं की गाइडेंस थी कि हम 47 से 325 पर पहुंचे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी शायद कैडर बेस सबसे बड़ी पार्टी इस देश की, प्रदेश की भी है, हो सकता है और पार्टियां भी, लेकिन कैडर हमारे से ज्यादा कहीं मजबूत नहीं। जब ज्यादा बड़ा परिवार होता है तो कुछ समस्याएं हर जगह रहती है। जैसे मैंने बताया कि आपने भी 4-5 एपिसोड मुजफ्फरनगर में गिनवा दिए 5 सालों में। जब इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा कार्यकर्ता बेस है, तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है 500 ऐसी घटनाएं हों मुजफ्फरनगर जिले में, मैं तो अपने जिले की बात करूंगा, जहां कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहा होगा, बढ़ा होगा। हो सके 100% रिजल्ट मेरा या हमारा ना रहा हो मुजफ्फरनगर में, लेकिन फिर भी पास होने रहा रिजल्ट हमारा निश्चित रूप से था। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की एक अच्छी बात यह है कि वो नाराजगी के बावजूद भी जब चुनाव आता है तो चुनाव के बाद में फिर नाराज हो जाएगा, किसी बात से हो सकता है, लेकिन चुनाव के समय पे सबसे जल्दी मानने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है। इससे मैं भी सहमत हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता नाराज रहता है, लेकिन आखिरी में पार्टी के लिए काम करता है। और नाराज भी रहेगा तो वो इतना नहीं होगा कि खिलाफ पार्टी को वोट देगा, वो अपने घर बैठ जाएगा गुस्से में, लेकिन विरोध नहीं करता। सामान्यतः भाजपा के कार्यकर्ता के रक्त में बसा हुआ है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं। आपके प्रति मैंने पहले भी कहा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामान्यतः आपके प्रति नहीं है। कार्यकर्ता आपके यहाँ जो आपका एक मुजफ्फरनगर में आवास है, मैंने तो कभी नहीं आने का सौभाग्य मिला, लेकिन लोग बताते हैं कि शनिवार इतवार में आपके यहाँ बहुत भीड़ होती है। आपकी कॉलोनी वाले बताते हैं, वो कार्यकर्ताओं का, लोगों का उत्साह रहता है कि यहाँ उम्मीद है। पर अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति उनका, सत्ता में तो वो भी थे, आप अकेले थोड़ी, सत्ता में तो वो भी थे और अन्य सम्मानित पदों पर थे, लेकिन वो उत्साह उनके प्रति उनमें नहीं आया, ऐसा लोगों का मानना है। कार्यकर्ताओं की निराशा है तो शायद ये तो आपको भी लगती होगी और आप तक पहुंची भी होगी, मनाया होगा आपने। कितने माने होंगे ये तो 10 मार्च को पता, लेकिन नाराजगी तो थी ना। क्या एक कमी रही कि प्रशासनिक लेवल, शासन लेवल पर जो उम्मीद होती है कि मेरा राज आएगा, वो राज की कल्पना और राज का जो मन होता है वो आपके कार्यकर्ताओं को 5 साल महसूस नहीं हो पाया? हाँ, एक काम करने का तरीका और पार्टी से थोड़ा अलग है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम समाजवादी पार्टी की तरह या बसपा की तरह काम नहीं कर सकते।
हमारे काम करने का एक तरीका है। और जहां तक बात है कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कई बार विधायक से हुई, हमारे यहाँ भी थी, कई विधायकों से थी, ऐसी बात नहीं, मैंने कहूंगा नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यही है कि सब लोग मान गए, और सब लोगों ने एक बात जरूर मानी कि नहीं, मुझे अगर विधायक से नाराजगी हो सकती है, लेकिन मेरी सरकार जिस तरह से चली है सामाजिक मुद्दों को लेकर, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत काम ना हुआ हो, लेकिन इन जनरल जो माहौल 5 साल में उत्तर प्रदेश में सुधरा है, बहुत से लोगों ने इस बात पे भी जो नाराजगी थी उन्होंने आखिर में अपनी नाराजगी दूर की और वोट दी। ये सच है, कोई भी नाराज कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता हमारा छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं गया। ये हो सकता है उस सक्रियता का लेवल कुछ कम हो गया हो उसका, लेकिन नाराज होकर छोड़ के कोई नहीं गया। ये तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि आपका कार्यकर्ता वो आखिरी में, चाहे उसे राम मंदिर के नाम पे हो, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हो, मोदी जी के लाभार्थी पर हो, मोदी जी के चेहरे के नाम पे हो, और न हो राष्ट्रभक्ति के नाम पे हो, वो आपके साथ रहा है। उसने आपके खिलाफ वोट नहीं किया, पर उसकी अपेक्षा 20 साल 15 साल बाद सत्ता में आए हो अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता, वो निराशा और अधिकारियों ने जो लूट खसोट मचाई है इस 5 साल के कार्यकाल में, सामान्य स्थिति में आप अपने कार्यकर्ता से ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे, वो कहेगा कि रिश्वत के रेट बढ़े हैं। योगी जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में सामान्य अवधारणा है कि ईमानदार अच्छे शासक हैं। अच्छे शासक के बावजूद भी यदि अफसरों ने लूट मचाई तो उसका उत्तरदायित्व किसके पास है? देखिए, 2014 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ईमानदार होगी है मोदी जी के आने के बाद। 2014 से आज 22 में हम खड़े हैं। इन 8 सालों में शायद ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ना केंद्र में और ज्यादातर प्रदेश में भी इसी तरह का जहां भाजपा का शासन है। पॉलिटिकल लीडरशिप तो क्लीन है आज के दिन। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जरूर क्लीन है, लेकिन अफसरशाही अभी तक क्लीन हम नहीं कर पाए। ये 5 साल उत्तर प्रदेश में भी ऐसे रहे हैं कि जिसमें अफसरशाही को हम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाए। लेकिन शायद एक जंग लगा हुआ सिस्टम हमें मिला था। उस जंग लगे हुए सिस्टम में 5 साल में मिट्टी का तेल डालकर जंग तो दूर हुआ है। अगले 5 साल में जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप ईमानदार हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी, मेरी सरकार का ध्यान ब्यूरोक्रेसी पे भी जाएगा और शायद उसमें भी ईमानदारी आएगी। आप ये कहिए कि पहले तो हालात ये थे कि मैं मानता हूं सरसाई में भ्रष्टाचार रहा है, लेकिन पिछली सरकारों में तो लूट का एक ऐसा बाजार था कि जिसमें अफसर और नेता दोनों मिले हुए हैं। कम से कम अब नेताओं के बारे में तो ये कहेंगे, हाँ, नेताओं के भ्रष्टाचार की शिकायत इतनी नहीं आई। नेता को तो अधिकार ही नहीं रहा इस बार, कुछ अफसरों के हाथ में रहा। उनके भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं रही, उनका भ्रष्टाचार बढ़ा है और खुलेआम बढ़ा है। नेताओं को तो इस सरकार में इस लायक, चाहे वो एक दो को छोड़ दे, सांसद हो, विधायक हो, अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निदान कराने में सामान्यतः विफल रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह जी के सामने आपको चुनाव लड़ना होगा। जब पार्टी ने यह निर्णय किया, आपको कैसा लगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं चुनाव ना जीत पाऊंगा। अखिलेश जी के साथ भी लोकसभा में रहे हैं, जयंत चौधरी के साथ भी आप मिलते रहे हैं। आपका अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बारे में निजी राय क्या है, व्यक्तिगत राय क्या है?